नमस्ते, मेरा नाम कविश और आप देख रहे हैं 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आजकल के इस दौर में जहां पर बॉलीवुड, क्रिकेट जगत और तमाम सोशल मीडिया की चमचमाती खबरें पूरा कवरेज जो है वो ले लेती हैं, वहां पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बातचीत शायद करना बहुत ज़रूरी है पर नहीं हो पाती। कंटेंट इतना सारा है कि आदमी हर एक सेकंड में रील को स्क्रॉल करता है और एक नई रील, एक नई दुनिया उसके सामने आ जाती है। पर वास्तविक परिस्थितियों से क्या एक आम आदमी आज भी रूबरू है? क्या वास्तविक परिस्थितियां जो हैं उनको आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर निकलता है शायद नहीं। नमस्ते, आज के इस खास एपिसोड में हम जो हैं वो भारत के राजस्थान का एक शेखावाटी रीजन जिसमें 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, उसकी वास्तविक परिस्थिति को लेकर बात करने वाले हैं। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ में निरंजन जी सर हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। साथ ही वाटर कंजर्वेशन स्पेशल एक इनका कैटेगरी है, एक जोनरा है जिसके ऊपर ये वर्षों से काम कर रहे हैं और अलग अलग बारीक चीज़ें जो हैं वो अपने ध्यान में रखते हैं। समय समय पर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुझाव देने से सर पीछे नहीं रहते। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने कहा कि शेखावाटी रीजन जो है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, वहाँ पर हमारे पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार के कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो हमारी जो निर्भरता है वो कहीं ना खेती पे आज भी थोड़ी बहुत डिपेंडेंट है। पर सर, पानी के बिना जो है वो कुछ भी संभव नहीं है। जल ही जीवन है, ये हमने बचपन से सुना है। पर पानी का स्तर जो है वो शेखावाटी में लगातार हर साल हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। शायद हमारी नल में आज पानी आ रहा है इसलिए हमें ये चीज़ पता नहीं, पर वास्तविक स्थिति क्या है शेखावाटी इस रीजन की, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। हमारे शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और अभी अभी जो नया जिला बनाया नीम का थाना, ऐसे करके कुल 4 जिले आते हैं। इन चारों जिलों में 2 पंचायत समिति, तो एक तो अलसीसर और एक फतेहपुर सीकर जिले की, अलसीसर झुंझुनू जिले की, और चूरू जिले की 2 पंचायत समिति, तारानगर जहाँ खारा पानी है और एक रतनगढ़ जहाँ खारा पानी है, यानी जो पीने योग्य पानी नहीं है। उनको छोड़ करके चाहे राजगढ़ चूरू ले लो, चाहे झुंझुनू की चिड़ावा ले लो, सूरजगढ़ ले लो, बुआना ले लो, सिंगाना ले लो, आपका बूढ़ा उदयपुर वाटी ले लो, नवलगढ़ ले लो, झुंझुनू ले लो, मंडावा ले लो, सारी की सारा क्षेत्र अधिसूचित है। ऐसे का ऐसे आपका सीकर जिले का, आपका लक्ष्मणगढ़ ले लो, दातारामगढ़ ले लो, दौद ले लो, आपका श्री माधोपुर ले लो, खंडेला ले लो, नीम का थाना खुद ले लो, तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं वो अधिसूचित क्षेत्र हैं जहां आप चाहे जैसे पानी का दोहन नहीं कर सकते। कारण ये है कि यहाँ पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है खेती। खेती में किसान सबसे ज़्यादा पानी लेता है क्योंकि यहाँ का पानी लाखों करोड़ों साल में धरती में संचित हुआ था, और वो कुछ दशकों में जब हरित क्रांति के बाद हमने जिस प्रकार की खेती की, जिस तरह का उत्पादन की हमारे देश की आवश्यकताएं थी, तो किसानों ने दौरों पे ही गेहूं उगाना चालू कर दिया जो यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं था। नतीजन आज यहाँ पानी का संकट आ गया है बहुत बड़े क्षेत्र में। उदाहरण के लिए दातारामगढ़, श्री माधोपुर और आपका खंडेला और झुंझुनू जिले का बुहाना क्षेत्र, सिंगाना क्षेत्र, वहाँ पानी के सारे कुओं के कनेक्शन कट गए हैं। वहाँ पीने जितना पानी भी ज़मीन में नहीं बचा और बाकी सारे क्षेत्रों में अगले 5-7 साल में पानी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बहुत भयावह स्थिति का सामना हमें करना पड़ेगा और इससे बचने के हमें कुछ उपाय खोजने होंगे। बिल्कुल सर, अभी की परिस्थिति के हिसाब से तो ये हो रहा है कि घर पे जो है वो प्यूरीफायर के थ्रू आप रोज़ पानी मंगवा रहे हैं पीने के लिए, नहाने धोने के लिए। आसपास के जिन गांवों में पानी बचा है, जैसे कि आपने दातारामगढ़ की बात की, तो दातारामगढ़ को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने कभी दातारामगढ़ में नल से पानी आते हुए नहीं देखा है। मेरी 30 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी दातारामगढ़ में नल से पानी आते हुए नहीं देखा। तो ऐसे में बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे आज भी जिनमें नल से पानी आना ऑलरेडी बंद हो चुका है बहुत सालों में। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले 10 साल के बाद में यदि ऐसी ही परिस्थितियां चलती हैं और हम कुछ उपाय नहीं करते हैं, जिन उपायों के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि उन परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं? आने वाले 10 साल के बाद में कैसी सिचुएशंस हो जाएंगी? आने वाले 7-8-10 साल के अंदर हमारी शेखावाटी में जो भूजल के भंडार हैं वो पूरी तरह खाली हो जाएंगे। सारे भंडार जब खाली हो जाएंगे तो पानी का तो भयावह संकट आएगा।
पानी किसी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। एक फार्मूला तो है, जिस फार्मूले में पानी की कुछ बूंदें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उस फार्मूले से आप खेती नहीं कर सकते। उस फार्मूले से आप किसी गांव को, किसी पंचायत समिति को, किसी जिले को पानी नहीं पिला सकते। तो पानी का एकमात्र जरिया जो स्थायी है, जो सदैव हमारे पूर्वजों के ज़माने से था, वो है बरसात। बरसात के पानी को हम सहेजें, उसको संरक्षित करें और ज़मीन में पुनर्भंडारित करें। इस तरह के कुछ बड़े काम हमारे झुंझुनू ज़िले और सीकर ज़िले के कुछ क्षेत्रों में हो रहे हैं। झुंझुनू ज़िले में एक तो डालमिया सेवा संस्थान चिड़ावा में है, और सौभाग्य से कुछ उनके अच्छे कामों में भागीदारी निभाने का मौका मुझे भी मिला है। वे ज़मीन में पानी को कैसे पुनर्भंडारित करना है, इसकी विधि पूरे गांव की छतों का पानी, ऐसे बहुत सारे दर्जनों गांव हैं, किशोरपुरा उनमें से एक है, इस्माइलपुर है, ऐसे अनेक गांव हैं उनके जिनका पानी ज़मीन में बूंद बूंद पानी सारा का सारा वो गांव में जाता है। वो सारा ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, उसको पुनर्भंडारित करता है और उसी को ज़रूरत के समय निकाला जा सकता है। लेकिन पानी को बुलाने का जो जरिया है वो तो पेड़ है। तो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे हमारे यहाँ वृक्षारोपण की आवश्यकता है, प्लांटेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जो तालाबों में पानी इकट्ठा किया जाता है वो सारा पानी तो भाप बन के उड़ जाता है। इसलिए शेखावाटी का जितना भी पानी है वो सारा का सारा हम ज़मीन के अंदर इकट्ठा करें। तो ये जो बरसात का जरिया है, इसके माध्यम से हम पानी की अपनी कुछ हद तक की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। शेखावाटी में 6 नदियाँ और 13 नाले थे। मैं जहाँ तक झुंझुनू ज़िले की बात करूँ, एक चंद्रावती नदी है, दूसरी सुख नदी है और तीसरी काटली नदी है। ऐसे ही 3 नाले हैं। एक नाला डुमोली का नाला कहलाता है, एक काटली का सहायक नाला है, बांडिया नाला जिसको बोलते हैं, गुडा के बगल से निकलता है, और तीसरा जो कई नालों को मिलकर के उसको आगे चल के नवलगढ़ के आसपास कभी कभी नदी भी कह देते हैं। एक लुआगर के नाला आता है, एक कोट सकराय का नाला है, एक उदयपुर वाटी शहर में से 3 छोटे छोटे नाले, एक एसडीएम साहब के दफ्तर के पीछे से नाला निकलता है, जब ये दफ्तर नहीं था तो इसी क्षेत्र से वो नाला निकलता था। एक जो सब्जी मंडी है उसके बीच से नाला निकलता है, और एक जहाँ उदयपुर वाटी कस्बा हमारे झुंझुनू साइड आते हैं जहाँ समाप्त हो रहा है, एक नाला वहाँ से निकल करके ये टोटपुरा गांव के आसपास उन तीनों नालों में मिल करके एक नदी का रूप लेते हैं। और परशुरामपुरा गांव के आसपास करीब 1-1.5 किलोमीटर चौड़ा उस नदी का पाट देखने को मिलता है। एक ज़माने में ये पानी फतेहपुर के बीड़ तक जाता था, लेकिन बहुत बाद तक, मेरी याद तक, ये पानी हर साल नवलगढ़ और डुंडलोद की ढाब, डुंडलोद एक कस्बा है, उसके आसपास के खेतों में ये पानी आके रम जाता था, फैल जाता था बहुत बड़े क्षेत्र में, और उससे भूमि में काफ़ी पानी रिचार्ज होता था। आज भी इसके सबूत हैं पानी आने के। अब जब झुंझुनू से सीकर जयपुर जाते हैं तो नवलगढ़ कस्बे से पहले एक गोलाई मोड़ लगती है, बदराना जोड़ा से पहले, वहाँ रेल की पटड़ियों के नीचे एक पुल बना हुआ है जिसमें से 3 बड़े बड़े पानी के निकास के वो बने हुए हैं चैनल्स। आप अंदाज़ा लगाइए उस समय इस नदी में कितना पानी होगा। ये रेल की पटरी 1922 के आसपास यहाँ बिछाई गई थी, तकरीबन 100 साल से आसपास समय हो गया इनको। अब 100 साल पहले इतना पानी था, आज 1996 के बाद उसमें नवलगढ़ शहर को पानी ने आके टच नहीं किया। पहले हर साल थोड़ी सी बारिश होते ही जो कोठी रूप निवास है राहुल साहब की, ठाकर साहब की, उसके आसपास तो पानी आके भर ही जाता था, लेकिन आज वो सब स्थितियां नहीं हैं। तो सर, ऐसे में आपने बताया कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर हमें काम करना चाहिए। कुछ संक्षिप्त में ऐसी बातें जो एक आम आदमी भी उसमें रोल प्ले कर सके, अपने घर के स्तर पे कैसे पानी को स्टोर किया जा सकते, और जो किसान खेतों में काम कर रहे हैं वो कैसे कम लागत में पानी को स्टोर कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें यदि आप बता सकें। सबसे पहले तो हम घर के जो हमारा दैनिक उपयोग का पानी का काम है उसमें हम कैसे न्याय संगत पानी का उपयोग करें। हम बरसात के पानी का अपने घर में पक्का कुंड बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कुंड हम जरूर बनाएं, जिसमें हमारा पीने के लायक अच्छा गुणवत्ता वाला पानी इकट्ठा हो जाए। दूसरा, हम कपड़े धोने, हम रसोई में, स्नान और अन्य जो घरेलू उपयोग की चीज़ें, उस पानी का एक बार ही उपयोग न करके 2-3 बार उपयोग करें। अक्सर गाँव में देखना में आता है कि शेखावाटी के
बहुत से गाँव में नालियाँ बनी हैं, गाँव में कीचड़ है, ये तो अपराध है। शेखावाटी के पानी के चरित्र को देखते हुए ये जिला परिषदें या नगर पालिकाएं, नगर परिषदों द्वारा जो नाली निर्माण का काम है, ये तो मैं तो ये मानता हूँ पानी के प्रति अपराध करने में इस बजट की स्वीकृति है। सारा पानी इस्तेमाल के बाद जमीन में पुनर्भंडारित करने की आवश्यकता है, सोखते गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। सारा पानी, हम जितना भी पानी स्नान घर में इस्तेमाल करें, रसोई में इस्तेमाल करें या अन्य हमारी ज़रूरी कामों में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के बाद वो पानी वापिस हमें ज़मीन में लौटा देना चाहिए। और जो ज़मीन को पानी हम लेते हैं और नहीं लौटाते, मेरी समझ में ये तो बेईमानी होगी हमारी धरती माता के प्रति। हम किसी से पानी ले लिए और उसको वापस नहीं लौटाए, तो ये एक तो हमें इस बेईमानी से बचना है। दूसरा खेती है, खेती में हमें इस तरह की बीज काम लेने हैं जो कम समय में पकने वाले बीज हों, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी। दूसरा, हमें पानी, जब बरसात आ रही है तो फिर पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार देखने में मिलता है कि बरसात में भी फव्वारे चल रहे हैं। तीसरा, हमें इस तरह की खेती करनी चाहिए जिसमें पानी पिलाने की ही जरूरत कम पड़े। हम बहुत अधिक पानी पिलाने वाली ऐसी फसलें न लें। हमारे यहाँ देखने में कभी कभी आता है कि बहुत सारे लोग ये नरमा कपास की खेती करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है प्रकृति और खेती और पानी के प्रति। इतना पानी लाएंगे कहाँ से हम? मई के महीने में जब 50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, उस वक्त हम खेत में पानी प्रतिदिन उसको कपास के नरमे को पानी पिलाना पड़ता है, तो ये उचित नहीं है। तो खेती की पद्धतियों में हम समय रहते बदलाव कर ले। अब समय तो बहुत कम बचा है क्योंकि करीब करीब समय पूरा हो गया है, पानी करीब करीब समाप्ति के कगार पे। तो अब भी नहीं चाहते तो फिर तो देखिए ये सब हमें झेलना ही पड़ेगा। तकलीफ, बहुत भयंकर तकलीफ आएगी पानी को लेकर के। बिल्कुल। और सर, ये शायद तकलीफ जो है वो आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा महसूस करने में होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए जब पानी बचेगा ही नहीं तो वो जाहिर सी बात है पुरानी पीढ़ी को ही कहेंगे कि आपने हमारे लिए पानी नहीं छोड़ा। बहरहाल सर, आपसे चर्चा में आपने डिस्कशन में बताया था कि जब आप चूरू होके आ रहे थे तो वहाँ पर एक जगह पर जोहड़ में आप रुके थे, तो वहाँ आपने उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। क्या खासियत थी उस जगह की, क्या वहाँ पर डिफरेंट था, और क्या वही जोहड़ का जो निर्माण था या उस जगह के का जो भी किया गया कार्य, क्या उसे भी दूसरी जगह अप्लाई किया जा सकता है? थोड़ा उसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, पानी के ये प्राचीन मंदिर हैं, सबके सब तीर्थ हैं। मैं आपको इसको धार्मिक दृष्टि से भी बताऊं, हम गंगा जी जाते हैं, क्या लाते हैं? गंगा जी का पवित्र पानी। लोग हज करने जाते हैं, क्या लाते हैं? उस पवित्र झरने का पानी। हम दरबार साहब जाते हैं, वहाँ क्या उस पवित्र सरोवर का पानी। अरे अंत में हम ये कहते हैं कि भाई 2 बूंद मुंह में छलका दो, अब इनका समय पूरा हो गया है। संसार के सारे धर्मों में पानी को परमात्मा माना गया है, ईश्वर माना गया है, उसी से हमारा जीवन बनता है और उसी से अंत में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। शेखावाटी में ऐसे प्राचीन सुंदर सुंदर मंदिर, ऐसे सुंदर सुंदर तालाब, बावड़ी, चार मीनार, कुएं, ऐसे सुंदर तीर्थ हैं वो पानी के, दुनिया में कहीं और नहीं है। ये सारे तालाब, बावड़ी हमारे पूर्वजों ने बनाए, आज उनका महत्व हम भूल गए। ऐसा ही एक तालाब जो हम एक दिन बीकानेर जा रहे थे, रास्ते में हमें दिखा, तो रुक करके कहा भाई देखिए ये पानी का तीर्थ है और इस तीर्थ को हम कर लेते हैं आज, क्योंकि तीर्थ तो मौका मिलते ही कर लेना चाहिए, बाद में पता नहीं कब वक्त मिले। तो हम वहाँ रुके, उसको देखा, उसको जिस ढंग से एक सरकारी प्रोजेक्ट में पुराने तालाब में जो नवाचार किए गए अटल भूजल योजना के तहत, वहाँ बहुत सारे नवाचार हमने देखे। देख करके वास्तव में मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे सैकड़ों तालाब हैं हमारे किसी भी शहर में। हम चूरू से बाहर निकलें तो सरदार शहर रोड पे एक बहुत बड़ा सेठानी का तालाब कहलाया जाता है। देखिए, एक सेठानी जी ने लोगों के लिए पानी का काम किया। हमारे खेतड़ी शहर में पन्ना शाह का तालाब है, एक सेठ जी थे जिनका बम्बई में व्यवसाय था, इतना सुंदर तालाब उन्होंने बनाया। कितनी ही बावड़ियाँ, जैसे आपका छापोली की बावड़ी है, आपकी लोहागढ़ जी के अंदर ज्ञान बावड़ी है, आपकी झुंझुनू शहर में भूत बावड़ी है, तुलसियानू की बावड़ी है, खेतानू की बावड़ी है, आपका फतेहपुर का बावड़ी जिसमें ऐतिहासिक बावड़ी जो बावड़ी गेट, बावड़ी दरूजा या बावड़ी गेट के नाम से प्रसिद्ध है। हर शहर में तालाब, बावड़ी और चार मीनार, कुएं, बहुत से ऐसे मार्ग थे, मुकुंदगढ़ से लेकर के रामगढ़ शेखावाटी तक हर तीसरे चौथे किलोमीटर पे एक धर्मशाला, उसके साथ एक चार मीनार, कुआं,
यानी जो व्यापारी, बिजनेसमैन और यात्री रेल पकड़ने मुकुंदगढ़ आते थे, ऐसे ही नारनौल से लेकर के झुंझुनू तक, झुंझुनू से लेके मंडावा तक, और मंडावा से लेकर के फतेहपुर तक, फतेहपुर से लेकर के आपके रतनगढ़ तक, हर दिशा में इसी तरीके से पानी के काम को प्याऊ लगाना पुण्य का काम माना जाता था। लेकिन आज पानी व्यापार की वस्तु हो गया। ये बड़ी भयावह और बड़ी डरावनी सी स्थिति है। आपने मुझसे पूछा कि आने वाली पीढ़ियों को इसका संकट का, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो संकट आ चुका है, ये नगाड़ा बज गया है। अगर इसको रोकना है तो युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। दुनिया बदलने का काम युवा लोग करते हैं। मैं समझता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में युवाओं को इसका ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वे अपने दैनिक जीवन, अपनी खेती, अपने समाज की तमाम जो बातें हैं उनमें पानी का उपयोग न्यायोचित करने की लगन और भावना है, उसको जागृत करना चाहिए। तभी हम पानी के मामले में स्वावलंबी बन पाएंगे या बने रह पाएंगे, अन्यथा तो हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। दुनिया में जहाँ पानी है वहीं सब कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ सब कुछ उजड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस खास कार्यक्रम में हमने बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की, स्पेशली पानी को लेकर। साथ ही मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसी बात जो एक आम आदमी को जल्दी से टच कर सके, कुछ ऐसी चीज़ जो आप जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं उनको आप कहना चाहेंगे। देखिए, पानी एक ऐसा विषय है कि उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। हमारे शरीर में कहते हैं कि 70% पानी है। अगर बाकी सारे जो तत्व हैं, पंच तत्व का बना शरीर है, उसमें 70% अकेला पानी है। तो मेरी समझ में तो हम सबको अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन ये होना चाहिए कि पानी लाओ, पानी बचाओ, और पानी का ही सारा का सारा ज्ञान और विज्ञान और विकास और डेवलपमेंट सारा पानी के चारों तरफ घूमता है। तो हर इंसान को ये तय करना चाहिए कि मैं जितना पानी इस्तेमाल करता हूँ प्रतिदिन, और मेरी उम्र है 80, 90, 100 साल, तो इतने साल में जितना पानी उपयोग करूँगा, इससे दुगुना पानी मुझे बचा के देना है इस धरती के ऊपर। तब मैं स्वर्ग प्राप्ति के रास्ते पे जा पाऊँगा, अन्यथा तो मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर जन्नत में जाना चाहते हैं या दोजख में जाना चाहते हैं, ये हमें तय करना है कि हम पानी, हमारी जो ज़रूरत प्रतिदिन मैं 100 लीटर पानी इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे 200 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से बचा करके अपना बही खाता ज़िंदगी का ठीक रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे खास बातचीत की इस खास कार्यक्रम में, और ऐसे ही कुछ सामाजिक विषयों पर बातचीत, मुद्दे, चर्चाएं जो हैं वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे समय समय पर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।